सो वेलकम बैक एवरीवन। आईएएस कॉरिडोर की जो मैपिंग की सीरीज चल रही है ये उसमें हमारा फोर्थ लेक्चर है। पहला जो लेक्चर था वो ओरिएंटेशन सेशन था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैपिंग को पूरे आप अपने प्रिपरेशन का फाउंडेशन कैसे बना सकते हो। जीएस और मेंस प्रीलिम्स में सबका आपका कितना इंपॉर्टेंस है न्यूज़पेपर करंट अफेयर समझने में। और वही जो मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ बहुत लोग नहीं बताते कि मैपिंग पूरे जीएस की फाउंडेशन बनाई जा सकती है। उसी वो फ्रेमवर्क है मेमोरी का, उस पर सारी चीज़ें जो हैं धागे की तरफ बनती जाएंगी, आपका पूरा जीएस क्लियर होता जाएगा। उसी में हम आए कि हम स्टेट बाय स्टेट करेंगे पूरे इंडिया को कवर, फिर कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट पूरे वर्ल्ड को कवर करेंगे। फाइन। तो पिछला लेक्चर जो था वो हमारा सेकंड और थर्ड लेक्चर था, क्योंकि उसमें हमने अरुणाचल प्रदेश को दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो ये हमारा जो फोर्थ लेक्चर है उसमें हम नागालैंड पे डेडिकेट करेंगे पूरे लेक्चर को। ओके। नागालैंड की अगर सिचुएशन की बात करें कि यहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, तो देखिए आपको पता ही है कि जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी अरुणा मामी, ये अरुणा है तो ठीक है, अरुण होता तो गड़बड़ हो जाती है। एनीवे अरुणा मामी में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चार स्टेट्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं म्यांमार के साथ, और साथ ही साथ जहाँ पे क्या है इनर लाइन परमिट है। तो याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है ऐसे करके, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चार स्टेट जो हैं। देखिए यहाँ पे जाके ना म्यांमार की बाउंड्री खत्म हो जाती है, नीचे इधर बांग्लादेश है, त्रिपुरा शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश, और बाकी इधर वाले जो चारों हैं ना ईस्टर्न साइड में वो शेयर करते हैं म्यांमार के साथ, याद रखिएगा। अब एक और पे क्लियर बात है कि एक जो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेट देख रहे हैं असम, ये एक ऐसा स्टेट है कि अगर सिक्किम को छोड़ दें, सिक्किम ये वाला हुआ, अगर सिक्किम को छोड़ दें तो बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं कहीं भी अगर आपको जाना है तो आपको असम होके जाना पड़ेगा। देखिए फॉर एग्जांपल ये मेघालय है। अब ये मेघालय जो है देखिए इधर बांग्लादेश के ऊपर सिचुएटेड है। अगर आपको जाना है तो आपको देखिए यहाँ से निकलिएगा वेस्ट बंगाल से, या वेस्ट बंगाल तो देखिए अगर झारखंड से जाएंगे तो आपको वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा, बिहार जाएंगे तो भी वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्दर्न बंगाल ऐसे बनता है यहाँ पे, ठीक है। ये बंगाल का एरिया, तो बंगाल जाए बिना आप नॉर्थ ईस्ट तो जा ही नहीं सकते, दिक्कत आ जाएगी आपको, नहीं तो फिर आप फॉरेन से जाइए चलेगा। तो आप चिकन नेक बोलते हैं इसको, चिकन नेक क्योंकि पतला एरिया है ना। चाइना इस पर बार बार अटैक करने की कोशिश करता है कि अगर चाइना इसको काट ले, मैं दिखाई दे तो चलिए, अगर चाइना इसको काट दे किसी तरह, जोड़ ले यहाँ पे बांग्लादेश के साथ मिल जाए, तो ये पूरा एरिया जो इंडिया का सेपरेट हो सकता है, ठीक है ना। मुर्गे की जो है बोलते हैं अब इसी बात पे जो आप मुर्गा मत बनाने लगिएगा खुश होकर, चिकन मत बनाइएगा, ये चिकन नेक एक सेंसिटिव इशू है। तो ये आपका वेस्ट बंगाल का एरिया ऊपर गया, यहाँ से ऐसे देखिए एक नेक टाइप का बन रहा है ना। सो दिस इज योर चिकन नेक, और उस चिकन नेक से आप ट्रैवल करेंगे तो आप पहले बंगाल के ऊपर ही सिक्किम तो चले जाइएगा, जाके घूम के आइए आप गैंगटॉक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इनफैक्ट भूटान भी चले जाइएगा चिकन नेक से, वेस्ट बंगाल के एरिया से। लेकिन अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में बाकी में जाना है तो आप पहले असम में एंट्री लीजिए यहाँ से, इसके बाद आप सीधा मेघालय चले जा सकते हैं, अरुणाचल चले जा सकते हैं, राइट। ये वाला जो स्टेट है ये नागालैंड, वहाँ चले जा सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए मणिपुर भी जाना है तो जा सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको अगर मिज़ोरम जाना तो वहाँ भी जा सकते हैं, और त्रिपुरा जाना तो वहाँ भी जा सकते हैं। त्रिपुरा याद रखिएगा, त्रिपुरा का जो नीचे का बॉर्डर देख रहे हैं ये बांग्लादेश का है, ये पूरा एरिया बांग्लादेश का है। तो त्रिपुरा शेयर्स बॉर्डर विद आसाम है यहाँ पे, बांग्लादेश और साथ ही साथ मिज़ोरम। त्रिपुरा अपना बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर नहीं करता, म्यांमार की बॉर्डर जो है ऐसे है, यहाँ पे खत्म हो जाती है, और ये पार्ट जो देख रहे हैं वो बांग्लादेश का है। गॉट इट ना। एनीवे, तो अरुणा मामी से आपको चार स्टेट जो जहाँ पे इनर लाइन परमिट है, और साथ ही साथ जो अपने म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ये आपको पता चल गया है। तो ये हो गया इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो मिला जुला के समझें कि अगर नागालैंड बोलेंगे कि किन किन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश के साथ, वेस्टर्न एरिया में असम के साथ, और ये देखिए साउथ में किसके साथ, मणिपुर के साथ। तीन स्टेट हो गए इंडियन, और साइड में वाला जो एरिया हो गया ये पूरा, ये किसका है, म्यांमार का। तो ये नागालैंड इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ, है ना। और बाकी तीन स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ नागालैंड जो अपना बॉर्डर शेयर करता है। और यहीं पर प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो अच्छा नागालैंड का नागालैंड नाम क्यों पड़ा स्टेट का, क्योंकि नागा ट्राइब्स हैं, है ना। इस नागा एक बड़ी ट्राइब है, इसमें कई सारे छोटे छोटे और भी सब ट्राइब्स हैं, और ये चाहते हैं एक ग्रेटर नागालैंड बनाना। बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी, पहले एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए था, आप बोल रहे कि नहीं हमें एक इंडिया के अंदर स्टेट चाहिए। तो वो उसके बारे में मैं इंटरनल सिक्योरिटी वाला पोर्शन भी कवर करूँगा, यहाँ पे चिंता मत करिए। बट वो चाहते हैं कि ऐसा बड़ा सा रीजन बना, इनफैक्ट म्यांमार का भी एरिया चाहते हैं, कुछ वहाँ से लेके आओ तो चलेगा, बट इंडिया वाला तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। एनीवे, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग, यूनिकनेस कुछ यूनिक है क्या, फिजियोग्राफी जियोग्राफी तो हम लोग देखते ही हैं। पॉलिटी में मैं आपको बताऊंगा कि मतलब आज़ादी के बाद इस स्टेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। आज़ादी के जस्ट बाद ये स्टेट नहीं बना था, वो कंट्री की डिमांड कर रहे थे, तो इंडिया ने फाइनली स्टेट बना के कॉम्प्रोमाइज़ किया।
इकॉनमी क्या पे डिपेंड करती है, क्या पे डिपेंड करेगी, एग्रीकल्चर। क्या एग्रीकल्चर? धान, राइस, यही होगा, बट एक बार उसको देख लेंगे। एनवायरमेंट स्पेसीज में 2-3 स्पेसीज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पेसीज हैं जो नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश में पढ़ा हुआ। डेमोग्राफी में देखेंगे कुछ ट्राइब इंपॉर्टेंट हैं क्या। कल्चर में मैं यहाँ के आपके फेस्टिवल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंक्लूडिंग द हॉर्नबिल, वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपको मैं बता दूंगा। तो ये डिटेल्ड मैप है आपके नागालैंड का। बताया था आपको कि असम से बॉर्डर शेयर कर रहा है, मणिपुर से साउथ में शेयर कर रहा है, म्यांमार से इंटरनेशनल बॉर्डर है, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के साथ नॉर्थ में बॉर्डर है। तो ये तो आप समझ गए, 3 स्टेट और एक इंटरनेशनल बॉर्डर। अगर यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट को काउंट करेंगे तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 डिस्ट्रिक्ट हो गए। इस 12 डिस्ट्रिक्ट में से एक जो है बहुत रिसेंटली बना है, नॉकलाक डिस्ट्रिक्ट, ये 12th डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड का, और इसको बनाया गया है तुएनसांग से। दैट मीन्स कि तुएनसांग का पहला एरिया क्या था, इस तुएनसांग के ज़िले में ना बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा वायलेंस वगैरह, वो मतलब इंटरनल सिक्योरिटी का इशू था, काफ़ी पिछड़ा एरिया भी है, हिली एरिया है ना, थोड़ा पिछड़ा है, बैकवर्ड एरिया है। तो यहाँ के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न भी था 10 साल के लिए। जब नागालैंड बना था 1963 में, तो तब से लेके 1973 तक यहाँ के लिए अलग प्रोविज़न भी था। ये तुआनसांग एरिया को ही, ज़िले को ही बांट के नॉकलाक बना दिया गया है। तो ये हो गया आपका नया ज़िला 12th वाला। बाकी अगर बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल कोहिमा है, लेकिन सबसे बड़ा जिला कौन है, बड़े से बड़ी सिटी कौन है पता आपको, दीमापुर है ना, दीमापुर है। एनीवे बाकी नागालैंड में सबसे स्पेशल तो ये है कि इसको फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा, आप चिंता मत करिए, नीचे मैं आपको डिटेल दूंगा अमूर फाल्कन के बारे में। अमूर फाल्कन को जो क्या है, बहुत लंबा पूरे दुनिया में अपना जो है वो लोग कवर करते हैं एरिया, अपना ट्रेवल करते हुए, उड़ते हुए अलग जगह पे ब्रीडिंग, कहीं गर्मी हो गई तो वहाँ उसके हिसाब से, सर्दी हो गई तो उसके हिसाब से वो ट्रैवल करते हैं, बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं। उस दौरान ये नागालैंड में भी आते हैं बहुत टाइम के लिए। पहले तो ट्राइबल पॉपुलेशन उनको मार डालती थी, लेकिन धीरे धीरे कंजर्वेशन किया गया। चाइना में अभी भी मार डालते हैं, तो उसकी बदनामी भी है। ये अमूर फाल्कन जो है इतनी ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, इतने ज़्यादा मतलब आते हैं नंबर्स में, कि उसकी जब डेंसिटी देखी गई कि गिवन टाइम इंटरवल में, तो बहुत हाई था। इसलिए पूरी दुनिया का इसको फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोल दिया गया, किसको, नागालैंड को। नागालैंड में भी एक जगह है, उसके बारे में बताऊंगा। दूसरी बात कि पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, साथ ही साथ ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखिए इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज तो बहुत जगह मिल जाएगी, लेकिन ओनली इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसे 2 स्टेट्स हैं। एक तो है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड ही था, तो वो चीज़ फिर से कॉपी पेस्ट हो गई है। ओके, स्टेट बर्ड की अगर बात करें तो इस बर्ड के बारे में मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा कि कहाँ पाया जाता है। ब्लाइट्स ट्रागोपैन, ब्लाइट्स ट्रागोपैन, और इसका साइंटिफिक नाम दिया गया, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग नॉर्मली ग्रे बेलियड ट्रागोपैन भी बोलते हैं। इसको दिखा दूंगा, चिंता मत करिए। स्टेट एनिमल की बात करें तो याद है आपको अरुणाचल प्रदेश में क्या था, अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको बताया था गयाल, है ना, नहीं तो अरुणाचल प्रदेश में मिथुन बोला था ना, मिथुन गयाल। और यहाँ पे देखिए गौर, इंडियन बाइसन, बॉस गौरस। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये दोनों एक ही चीज़ है। जब आपको मैंने गौर इंडियन बाइसन के बारे में विकिपीडिया से डिस्क्रिप्शन पढ़ाया था तो बताया था कि वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, चाइना के एरिया में, बांग्लादेश के एरिया में, म्यांमार ऐसे एरिया में पाया जाता है। डोमेस्टिक एनिमल है, वाइल्ड भी हो सकता है। अब ऑब्वियसली इसको डोमेस्टिकेट करोगे तो डोमेस्टिक हो जाएगा। डाइमॉर्फिक है, मेल फीमेल दोनों होते हैं, और लार्जेस्ट डोमेस्टिक एनिमल बोला जाता है, लगभग उसके 1000 किलो के आसपास का वजन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गौर की बात करेंगे तो ये जो इंडियन बाइसन है 2 तरीके का होता है। एक होता है वाइल्ड में, उसका साइंटिफिक नाम है बॉस गॉरस, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और दूसरा होता है क्या, डोमेस्टिकेटेड, उसका साइंटिफिक नाम क्या होता है पता है, डोमेस्टिकेटेड वाले का चेंज होता था, बॉस फ्रंटालिस। ये फर्क है। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक डोमेस्टिकेटेड है, एक वाइल्ड है। बॉस फ्रंटालिस बोले, बॉस गौरस बोले, एक ही चीज़ आप समझिएगा। तो गौर, गयाल, मिथुन एक ही चीज़ें हैं। और आपको जान के ताजुब होगा कि नागालैंड का जो स्टेट का एम्बलेम है उस पर ये एनिमल दिखाया होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल यहाँ का हर किसी को पता होना चाहिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसके बारे में अलग से पढ़ाऊंगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो लक्ष्मीकांत से ली गई है, कि जो वोटर वेरीफाइबल जो पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, वीवीपैट जो मशीन होती है, ईवीएम में जो होती है, जिसपे आप पेपर देखते हो कि आपने किसको वोट दिया, इंडिया में, वर्ल्ड में तो देखिए कहाँ यूज़ किया गया, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, यूएस वगैरह में हुआ होगा। इंडिया में फर्स्ट टाइम कहाँ यूज़ किया गया था, एक बाई इलेक्शन हो रहा था नागालैंड में। नागालैंड में 2013 में एक नॉक्सेन जो आपकी असेंबली है, वहाँ पे नॉक्सेन असेंबली में
बाई इलेक्शन हो रहा था, बीच का इलेक्शन हो रहा था, है ना, टर्म पूरा होने के पहले हुई होगी, किसी को खाली होगा सीट, वहाँ पे वीवीपैट सबसे पहले शुरू किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, वीवीपैट इज वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ये रहा आपके लिए गौर, है ना, इंडियन बाइसन, इंडियन बाइसन। ये देख रहे हैं, यूनिटी, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, यूनिटी किसके बीच में, नागा ट्राइब के बीच में, यही है उनके, देखिए स्टेट के एम्ब्लेम में डाला हुआ, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने आप इसको दो टाइप बताया इसको, एक वाइल्ड बताया, है ना, और एक बताया क्या, डोमेस्टिक। दोनों लगभग एक ही चीज़ें हैं, मिथुन, गयाल, गौर, लेकिन जो साइंटिफिक नाम है वो चेंज हो जाता है। और जो वाइल्ड वाला है उसको हम लोग बोलते हैं बॉस गॉरस, और जो डोमेस्टिक है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बॉस फ्रंटालिस। ठीक है, इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, आप ये जानिए कि IUCN क्या होगा, इसका लिस्ट कंसर्न है नहीं, IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में है ये, है ना, वल्नरेबल कैटेगरी में। हालांकि अभी बहुत कंजर्वेशन किया गया है तो उतना ज़्यादा इशू अब है नहीं, बट स्टिल इन IUCN इट इज़ इन वल्नरेबल कैटेगरी। ठीक है, और वही नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना के साउथ वगैरह में ये होता है। और याद रखिएगा, कोई मेल भैंसा वैसा नहीं है, इसके दो फॉर्म होते हैं, जस्ट लाइक काउ। ये तो स्टेट का एनिमल हो गया, लेकिन मैंने बोला था कि स्टेट का बर्ड भी आपको बताया था, वो है ब्लाइट्स ट्रैगोपैन। ब्लाइट्स ट्रैगोपैन मतलब ग्रे बेलियड ट्रैगोपैन। इसकी क्या है, IUCN के स्टेटस वल्नरेबल है। आप इसको थोड़ा ठीक से देख लीजिए, ये ऐसा ही फेजेंट है, ओके, फेजेंट है। एनीवे, तो इसके बारे में देखिए, फेजेंट इज ए वल्नरेबल स्पेसिस। तो वल्नरेबल आप याद रखेंगे, ब्लाइट्स ट्रैगोपैन याद रखेंगे, नागालैंड वगैरह को रिलेट करेंगे। इसका नाम कैसे पड़ा आपको पता है, इसका नाम पड़ा है, ब्लाइथ जो पड़ा है वो एक बहुत पहले आपके जूलॉजिस्ट थे बंगाल में, 1873 की बात है, मतलब 1873 में उनकी डेथ हुई थी, 19th सेंचुरी में। उनका नाम था एडवर्ड ब्लाइथ। और एडवर्ड ब्लाइथ जो है एक जूलॉजिस्ट तो थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो बनी थी, जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसका म्यूजियम जो था उसके क्यूरेटर थे, वहाँ पे काम देखते थे सारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा, उस पर UPSC में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ऐसे बस इतना बता दूं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को विलियम जोन्स ने बनाया था ओरिएंटल रिसर्च के लिए, मतलब कि जो ईस्टर्न एशिया वगैरह बोल दें आप, ओरिएंटल हालांकि एक थोड़ा सा डेरोगेटरी वर्ड भी है ना, एशिया के रीजन को कहने के लिए कि थोड़ा पिछड़े लोग हैं ऐसा कुछ, बट उस पर रिसर्च करने के लिए, हमारी संस्कृति पे रिसर्च करने के लिए बनाया गया था सर विलियम जोन्स की मदद से। और भी कुछ लोग थे, आपको वो मॉडर्न हिस्ट्री में मिल जाएगा, उसके लिए तो स्पेक्ट्रम के लेक्चर है ही मेरे, वहाँ देख लीजिएगा। तो स्टेट बर्ड हो गया कवर, स्टेट एनिमल कवर हो गया। अब फ्लावर की बात करें तो रोडोडेंड्रॉन है, रोडोडेंड्रॉन रोड के किनारे जो होता है, उससे नाम नहीं पड़ा रोड के किनारे से। एनीवे, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल हम लोग डिटेल में आगे देख लेंगे, है ना। और उसमें हॉर्न नहीं होता, हॉर्न नहीं बजता, है ना। हॉर्नबिल वो पक्षी जो है उसके नाम पे है, तो UPSC का फेवरेट भी है। वीवीपैट बता ही दिया, नॉक्सेन वाला। सो दिस स्लाइड इज ऑल्सो डन, सारे डिस्ट्रिक्ट बता दिए, नया बता दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आइए इस बात पे आते हैं कि नागालैंड बना कैसे था। देखिए ये पूरा जो असम आप देख रहे हैं ना, पहले सारे स्टेट नॉर्थ ईस्ट वाले असम में थे मिला जुला के। तो असम का एरिया जो था ना पूरा आपका ऐसे था, ठीक है, ये भी कवर होता था। यहाँ पे जो असम कह रहा हूँ कि कवर होता था, तो दो चीज़ें, अभी अभी मैंने आपको एक डिस्ट्रिक्ट दिखाया था ना, तुएनसांग, तो ये तुएनसांग का एरिया ऐसे था, ठीक है, तुएनसांग का एरिया ऐसे था, ये असम में था ना तुएनसांग। और ये जो एरिया था ये नागा हिल्स, ये दोनों एडजॉइनिंग एरिया जो दोनों जो थे ना असम में थे। तो धीरे धीरे आज़ादी के बाद जो है नागालैंड ने तो अलग पूरा कंट्री की डिमांड करने लगे यहाँ के लोग। तो कंट्री की डिमांड तो खैर फुलफिल नहीं हो सकती थी, लेकिन स्टेट बनाएगा, तो स्टेट बनाएगा तो कैसे बनाया जाएगा। असम का जो नागा हिल्स है और जो तुएनसांग एरिया है, दोनों ये एरिया मिला के निकाला गया असम से, और नागालैंड ऐसे बनाया गया। फिर भी नागालैंड पीपल जो है सारे वहाँ पे कवर नहीं हुए, ये दिक्कत आई। उसी का कारण आज भी जो है NSCN वगैरह का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। एनीवे, तो कैसे बना था ये देखिए, ये बना था 1963 में, 1 दिसंबर की बात है। लेकिन उसके पहले 1962 में इसके लिए एक्ट आया था, स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट। बात करें अगर तो 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 भी लाया गया था, उसी से नागालैंड को स्टेटस मिली। और चूंकि इसको कुछ स्पेशल प्रोविजन देने थे ताकि यहाँ पे जो पिछड़ापन था उस टाइम पे, तुएनसांग में जो कंट्रोल करना था, वहाँ पे जो वायलेंस हो रहा था, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसको स्पेशल कैटेगरी दिया गया, कुछ स्पेशल प्रोविजन लाए गए। आर्टिकल 371 का ए होगा प्रोबेबली, है ना, देखेंगे उसको, ये इसके लिए स्पेशल लाया गया। तो इस सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया गया। 13th अमेंडमेंट 1962 में ये चीज़ की गई थी। फाइनली 1963 में 1 दिसंबर को ये जो है पास हो गया और नागालैंड बन गया। कैसे बना, नागा हिल्स और तुएनसांग एरिया असम से निकाल के बनाया गया, है ना।
उसके पहले तुएनसांग और नागा हिल क्या थे भाई, असम में तो थे लेकिन वो क्या थे, 6th शेड्यूल में थे ना। ट्राइबल पॉपुलेशन के कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो 6th शेड्यूल है असम का, उसमें ये जो एरिया था आपका, ये वाला एरिया आता था तुएनसांग और नागा हिल्स के नाम से। तुएनसांग एरिया वाज ट्राइबल एरिया ऑफ द असम और किस शेड्यूल में था, 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये पूरे को निकाल के नागालैंड बना दिया गया 1963 में। तो तब से इंसर्जेंसी जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई। बाकी इनर लाइन परमिट का मैंने वही जो है इमेज इंक्लूड कर दिया गया, ये कर दिया है, आपको याद रखने का तरीका भी बता दिया। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में इनर लाइन परमिट है, ओके। और आपको बस इतना जानना चाहिए, दैट इज़ डन, है ना। लेकिन यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न की बात करेंगे कि भाई क्या स्पेशल प्रोविज़न, क्या चलेगा यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न से, उसकी डिटेल की बात करेंगे। एनीवे स्पेशल प्रोविज़न की बात करें उसके पहले कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो पिछले लेक्चर में भी कर ली थी अरुणाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, और यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। नागालैंड में अगर राज्यसभा सीट की बात करें तो 1 है, लोकसभा सीट की बात करें तो 1 है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी थी आप बताइए, राज्यसभा सीट तो 1 ही थी, लोकसभा कितनी थी आप बताइए। और मैंने आपको बताया था कि गुवाहाटी में जो हाईकोर्ट है असम में 1948 में जो बना है, ठीक है, उसका ज्यूरिसडिक्शन असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश हर जगह है। और उसके लिए बेंच बना दिए गए हैं लोगों की सुविधा के लिए कि ज़्यादा ट्रेवल ना करना पड़े। हाई कोर्ट जो है गुवाहाटी में है, लेकिन उसके बेंचेस कहाँ हैं, कोहिमा, आइजवाल और ईटानगर में। तो मैंने वहाँ आपको रिलेट करके बताया था कि नागालैंड के लिए कोहिमा, तो दिखा दिया स्टेट कैपिटल, सबसे बड़ा कौन सा, दीमापुर, कैपिटल कौन सा, कोहिमा। और मिजोरम के लिए आइजवाल और अरुणाचल प्रदेश के लिए ईटानगर, ये 3 बेंचेस बना दिए गए हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से क्लियर है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन से, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से। 18 साल के हैं तो आप कर लीजिए, शादी नहीं, वोट वोट वोट। 18 साल में लड़कियों को इजाज़त है शादी करने की और लड़कों 21, मतलब 18 साल का लड़का, सॉरी 18 साल की लड़की, 21 साल का लड़का। आप ये बताइए, ये मतलब पहले ही जो है एज का जो है बाप बेटी का रिश्ता बनाने के चक्कर में मतलब 3 साल का तो एज गैप हो गया यहाँ पे, मतलब बराबर वाले से शादी ना करे इंसान। हाँ खैर कोई नहीं, अपनी अपनी मर्जी है, बट ये सही तरीका नहीं है ना, इधर 18 इधर 21। दूसरी बात ये सोचिए यार कि किसी लड़के को 18 साल में शादी करने का मन है, उसको 21 तक रुकना पड़ रहा है, और उसको हुआ है प्यार अपनी जो है गर्लफ्रेंड वो मतलब स्कूल वाली से, कॉलेज वाली से, तो क्या मतलब आप समझ रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि आप जो है 9th क्लास में हैं तो आप 5वीं क्लास वाले से प्यार करिए, रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। एनीवे इन इंडिया तो आप जानते हैं कि 500 होता है मैक्सिमम और मिनिमम 60 होता है, 60 होता है। तो 60 से 500 तक वेरी करता है, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कितना पॉपुलेशन होगा, उसका रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से रखा जाता है एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में मैक्सिमम साइज, मिनिमम साइज कितना फिक्स किया हुआ, 30, क्योंकि इतने छोटे स्टेट हैं कि उसके नीचे चले जाओगे तो फिर असेंबली में आएगा कौन। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में मिनिमम 30 किया हुआ है। मिजोरम और नागालैंड में स्पेशल है, यहाँ पे मिजोरम के लिए 40 किया हुआ और नागालैंड के लिए 46 किया होता है। नागालैंड के लिए मिनिमम कितना फिक्स किया हुआ है, 46, ओके। बाकी सिक्किम और नागालैंड में जो है कुछ लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। यहाँ पे नागालैंड का फिक्स किया हुआ मिनिमम 46। तो आपको क्या लगता है पब्लिक 46 में मान जाएगी ना, पॉलिटिक्स है, सीट चाहिए सीट। 60 सीट्स है यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उसमें 59 जो है ट्राइबल के लिए रिजर्व है और 1 जो है ट्राइबल के लिए नॉन रिजर्व है। नाउ बिफोर आई गो इन द स्पेशल प्रोविजन फॉर नागालैंड, आई जस्ट वांट टू स्टॉप हियर। लक्ष्मीकांत से चीज़ें ली हुई हैं सीधे सीधे, एंड आई वुड लाइक कि बाकी सारे जहाँ कौन कौन से स्टेट में यह स्पेशल प्रोविजन की बात है और क्यों है ये बता दूँ आपको। देखिए स्पेशल प्रोविजन फॉर जो कुछ स्टेट्स के लिए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में, 11वें पार्ट में। पहले तो ये याद रख लीजिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ है। एक आर्टिकल तो 371 है, उसके बाद 370 ए से लेके 370 जे तक। अरुणाचल प्रदेश के लिए कितना था आप बताइए कमेंट सेक्शन में, 371 कितना था, मुझे तो याद है, बहुत अच्छे से याद है, पास से याद करिए। एनीवे 371 से 371 जे पार्ट 10-20 सॉरी 11 बोल दिया, गलती से बोल दिया। पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द स्पेशल प्रोविजन। इसमें टोटल 12 स्टेट को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, 371 से लेके 371 ए से लेके जे तक। उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, महाराष्ट्र में पूरा महाराष्ट्र कवर नहीं होगा, कुछ एरिया कवर होगा, है ना। गुजरात का भी कुछ एरिया कवर होगा, नागालैंड, असम, मणिपुर, तो नागालैंड भी है। बाकी सिक्किम और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश पहले से था, जब बटा तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों को डाल दिया गया। तो ये क्यों किया गया है, देखिए इसके कई रीजन्स होते हैं। मान लीजिए कि किसी रीजन में बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है, पॉवर्टी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो है, उस पर स्पेशल फोकस करने की जरूरत है। गवर्नर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वहाँ पे कि बाहर से जो फंड आए यूनियन से गलत काम में यूटिलाइज ना हो जाए, तो उसके लिए होता है। कभी कभी इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है,
इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है, तो यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा रोल लेना चाहती है गवर्नर के थ्रू, तो उसके लिए भी होता है। तो देखिए क्या क्या कारण है। और कभी कभी ट्राइबल पॉपुलेशन, तो उसके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्राइबल पॉपुलेशन के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ है, पेशा है, FRA है, राइट, 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, लेकिन फिर भी कहाँ हो पा रहा। डिग्रेड तो हो ही रहा है, क्योंकि डिपेंडेंसी बढ़ रही है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, तो वो भी डिपेंडेंट हो रहे हैं और लोग शोषण कर रहे हैं। तो कोई जनरली क्या होता है कि जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो स्टेट डिमांड करता है कि हमारे साथ नुकसान हो गया, हमारे साथ नुकसान हो गया, चूड़ी तोड़ देंगे, चूड़ी दो देंगे, तोड़ देंगे, तो एक्स्ट्रा फंड दो, हमें एक्स्ट्रा फंड दो। इन सब के कारण सरकार परेशान होकर कई बार जो उनको स्पेशल प्रोविजन दे देती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सबका यही हाल है। ये सारे स्टेट जो नए नए बनने हैं तो सब ने कभी कभी डिमांड की, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा, झारखंड, बिहार, एनीवे। तो कल्चरल इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकता है ट्राइबल पॉपुलेशन का, उसके लिए कोई डिस्टर्ब लॉ एंड ऑर्डर है, नागालैंड का तो बहुत था, तुएनसांग एरिया, ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, या फिर कोई लोकल पॉपुलेशन है उसके इंटरेस्ट में ऐसा स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है, स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है। ओके, तो इनको जो है इसी आपके पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 371, फिर 371A से लेके J तक दिया हुआ है, राइट। और जनरली ये जब कभी स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर कोई यूनियन टेरिटरी को स्टेट बना रहे हैं, तब ऐसे डिमांड को फुलफिल किया जाता है। तो ये तो जनरल समझ लिया। तो अब ये जानना है कि आपके नागालैंड को क्या मिला है। नागालैंड को जितना भी मिला है, टेक्स्ट थोड़ा छोटा आपको दिखेगा, प्लीज़ आप इसको हाई क्वालिटी में देख लीजिए या PDF खोल लीजिए, आपकी मर्जी है। मैं चाहता था कि एक ही स्लाइड में कवर हो जाए, और मेरे पीठ से ढक रहा थोड़ा, कोई बात नहीं। नागालैंड के लिए आर्टिकल 371A ही है सबसे पहला वाला, 371A, 371 के बाद वाला है ना। तो स्पेशल प्रोविजन नागालैंड को मैंने हाईलाइट कर दिया ग्रीन से, 5 स्पेशल प्रोविजन है। पहला तो ये है कि पार्लियामेंट कोई अगर अपना लॉ बनाती है तो वो स्टेट पे अप्लाई नहीं होगा, नागालैंड पे डायरेक्टली, द एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन कुछ पार्टिकुलर रीजन में, कुछ पार्टिकुलर एरिया में, मतलब कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है इन 4 कॉन्टेक्स्ट में जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, 4 कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर वो सीधे नागालैंड पे अप्लाई नहीं होगा। अगर अप्लाई होगा तब होगा जब स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली बोलता है कि हाँ ठीक है, मतलब पार्लियामेंट ने लॉ बना के दिया, बस स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली उस पर रिजोल्यूशन पास कर दे कि हाँ चलेगा, तब चलेगा। ये कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे देखिए सारे ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए होंगे। रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिस है नागा पीपल की, नागा का कस्टमरी कोई लॉ है, उसका कोई प्रोसीजर है, उनका अपना कोई सिविल और क्रिमिनल लॉ को इनेबल करने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका है नागा कस्टमरी लॉ के थ्रू, अगर उसके खिलाफ जा रहा है संसद का कानून, या ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन के लोग कई बार जो है अमीर लोग खरीद लेते हैं, कैपिटलिस्ट खरीद लेते हैं, तो ऐसे एरिया में भी जो है पार्लियामेंट सीधे लॉ बना के नहीं कर सकता, उसको स्टेट की असेंबली से एक रिजोल्यूशन करवाना पड़ेगा। ये हो गया। दूसरा, द गवर्नर ऑफ नागालैंड शैल हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नर का जो है होस्टाइल कंडीशन थी नागा की इंसर्जेंसी की, तो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर की दी हुई है। साथ ही साथ गवर्नर ये भी देखेगा कि ऊपर जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मनी आ रहा है, अगर किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, मान लीजिए कि ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, व्यवसाय के लिए है, रोजगार धंधे के लिए, लाइवलीहुड के लिए है, तो वो उसी में जाए, किसी और जगह खर्च ना हो जाए, है ना। तो स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली, यूनियन गवर्नमेंट जो ऊपर से पैसे दे रही है उसको कहीं गलत तरीके से खर्च ना कर दें। फोर्थ क्या है, एक रीजनल काउंसिल बनाया जाएगा, किसके लिए? तुएनसांग डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिसमें कि 35 मेंबर्स होंगे, और उसके कंपोजिशन वगैरह की चीज़ें लिखी हुई, डिस्क्वालिफिकेशन वो गवर्नर वगैरह बनाएंगे, कैसे उसका बिजनेस चलेगा, ये सब कुछ जो है गवर्नर के हाथ में होगा। ये वाला जो है लक्ष्मीकांत में आपको बोलेगा नहीं, जो 5th प्रोविजन है, फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जब नागालैंड बनने से, नागालैंड बना कब? 1963 में, तो बोल रहे हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ नागालैंड और फॉर सच पीरियड एज द गवर्नर में स्पेसिफाई, या तो 10 साल या फिर 10 साल से ऊपर बढ़ा दिया जाए, चलेगा। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रीजनल काउंसिल, तुएनसांग में रीजनल काउंसिल बन गई 35 लोगों की। तो 1963 में नागालैंड बनने के बाद उससे लेके 10 साल 1973, नहीं तो फिर जितना मन उतना साल, डिपेंडिंग ऑन द रीजनल काउंसिल का मैंडेट, गवर्नर जो है तुएनसांग डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या करेंगे? अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे गवर्नर जो है काम करेंगे। ये जानने के लिए क्यों जरूरी नहीं है कि वो तुएनसांग का जो रीजनल काउंसिल था उसको कोई ये पसंद नहीं है कि गवर्नर क्यों यूनियन गवर्नमेंट का आदमी है, तो 10 साल का पीरियड था कि 10 साल तक ये वैलिड होगा गवर्नर वाला वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन तुएनसांग में। 10 साल बाद जो है उन्होंने कोई पास नहीं किया। 1973 में ये जो फंक्शन है सारे, जो प्रोविजन है 5वां चला गया। दिस प्रोविजंस वेर मेड टू बी इफेक्ट फॉर 10 ईयर्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ नागालैंड। दिस प्रोविजंस वेर रिमूव्ड इन, यहाँ पे लिखा हुआ है 1973, चिंता मत करिए, आफ्टर देयर इंट्रोडक्शन। तो ये जो 5वां प्रोविजन है कि तुएनसांग का एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर करेंगे, और कितने टाइम तक करेंगे? 10 साल तक करेंगे। उसके आगे बढ़ाना होगा तो कौन डिसीजन लेगा? तुएनसांग के एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट का ये जो रीजनल काउंसिल बना था 35 मेंबर का, तो उन्होंने बोला कि नहीं बढ़ाना, अब जाइए गवर्नर साहब,
1973 में ये प्रोविजन जो है 5वां वाला चला गया। इतना हो गया। ओके, कुछ और चीज़ें हैं। तो आपको पता है कि इंडिया में पंचायती राज के लिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है कई बार ट्राइबल एरिया में एप्लीकेबल नहीं होता, उसके लिए पेसा एक्ट आया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। तो पेसा एक्ट आया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 1996 में कि ट्राइबल पॉपुलेशन में अगर हमें लेके जाना है 73rd अमेंडमेंट, मतलब कि पंचायती राज का सिस्टम, तो उसको ट्राइबल पॉपुलेशन के कल्चर के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट चले, तो इसलिए पेसा एक्ट भी लाना होगा, तो दोनों चीज़ें साथ चलेंगी। कहाँ पे 73rd अमेंडमेंट एक्ट अप्लाई नहीं हो चुकी? नरसिम्हा राव को तो चाहिए था कि बस ये अमेंडमेंट हो जाए जल्दी से, आधा अधूरा करके करना था, लेकिन कर देना था, अच्छा काम किया, नहीं तो फिर इतने झगड़े होते हैं, उसकी लिमिट नहीं थी। इनफैक्ट अभी जो है अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन हो रहा था नागालैंड में कुछ सालों पहले, 1 आध साल पहले, तो वहाँ पे 33% रिजर्वेशन की बात आ गई फीमेल के लिए, वहाँ पे हंगामा हो गया। नागालैंड की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कोर्ट चली गई, एकदम सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई कि नहीं, हम 33% नहीं देंगे। उन्होंने क्या बोला पता है कि 371 में आपने हमारे कल्चरल और हेरिटेज प्रोटेक्शन की बात की है, और हमारे यहाँ जो है वीमेन जो है इलेक्शन में 33% रिजर्वेशन नहीं देंगे हम उनको। तो 371 उन्होंने ये बोला कि दैट ओवरराइड्स योर अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन, जो उन्होंने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बना के दिया था 74th वाला। तो ये जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है, ये 371A आपको ओवरराइड नहीं करेगा, आपको रिजर्वेशन देना पड़ा। तो बहुत हंगामा हुआ, उसमें भी कहीं मॉडिफाई किएगा, तो वो लड़ाई चल ही रही है अभी तक, और देख लीजिएगा अपडेटेड। एनीवे, तो आपका 73rd अमेंडमेंट कहाँ नहीं होता? डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ और एरियाज में। वो एरियाज कौन कौन से होंगे? शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स। वो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज कौन होते हैं? आपको पता है ना कि इंडिया में 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल दोनों, राइट? तो आपका जो 5th शेड्यूल है उसमें आपके बहुत सारे स्टेट्स हैं, है ना? ऐसे 10 स्टेट्स है जहाँ पे ऐसा है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, इन सारे स्टेट्स में जो ट्राइबल जो शेड्यूल्ड एरिया है वहाँ पे भी पेसा एक्ट नहीं लगेगा। तो मेरे झारखंड में जो ट्राइबल एरिया जो शेड्यूल्ड एरिया है वहाँ पे 73rd अमेंडमेंट नहीं लगेगा, क्या लगेगा? पेसा लगेगा, ठीक है? तो ये तो हो गई। और उसके अलावा सिंपली नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में तो लगेगा ही नहीं 73rd। बाकी वो चाहें अपनाना तो कर सकते हैं। द हिल एरियाज ऑफ मणिपुर फॉर विच डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट। तो मणिपुर के ऐसे एरिया जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑलरेडी बना हुआ है वहाँ पे 73rd अमेंडमेंट नहीं अप्लाई होगा। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ आपके जो है वहाँ पे भी आपका ये 73rd अमेंडमेंट नहीं अप्लाई होगा। नॉर्थ वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, ओके। फॉर विच वहाँ पे क्या है? गोरखा हिल काउंसिल। तो जहाँ जहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी एक अलग तरीके का बनाया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह, हिल काउंसिल वगैरह, तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं आपके 10 स्टेट्स में वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है ना। इन देखिए, और बाकी इन जो शेड्यूल ओवरऑल अगर हम बात करें कि कितने ट्राइबल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे कंट्री में, तो वो भी 10 है। उसमें अगर असम में बात करें तो 3 है, मेघालय में 3 है, त्रिपुरा में 1 और मिजोरम में 3 है। ये जानने की जरूरत नहीं। तो बात हुई कि भाई कैसे फिर हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन को रूरल लेवल पे ले जाएं। पुराने तरीके से करते हैं तो दिक्कत है, तो उसको मॉडिफाई किया गया, पेसा बनाया गया। तो ये सोचा गया कि पार्लियामेंट एक काम कर सकता है कि ये जो 73rd अमेंडमेंट के जो गुण लक्षण है, जो चीज़ें हैं, ये पेसा एक्ट के थ्रू मॉडिफाई करके ट्राइबल एरिया में लाया जाए ना। तो एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन करके इसके लिए क्या आया? प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। तो एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया जो है ना वो कहाँ है? ब्रैकेट में रहता है एक्चुअली, और ये है प्रोविजन। तो प्रोविजन ऑफ पंचायत ही, बट एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया तो मॉडिफाई करके जाता है। 1996 में आया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। इसी को पेसा एक्ट बोलते हैं, एक्सटेंशन एक्ट बोलते हैं। इसका इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे बहुत गंदे तरीके से हो रहा है, ट्राइबल परेशान रहते हैं। ओके, नाउ अब हम कहाँ जाएंगे इसमें? अब हम जाएंगे अपने प्रॉपर मैपिंग पे। अगर रॉक ग्रुप की बात करें तो ये तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है ना, अरुणाचल प्रदेश से ऐसे लेके एक बीच में आप मेघालय छोड़ दीजिए। आपको पता है ना गारो, खासी, जैंतिया जो हिल हैं, गारो, खासी और जैंतिया जो हिल हैं मेघालय में, वो इंडियन पेनिनसुला जो है ना उसी का पार्ट है। दैट मीन्स कि इंडिया में ये जो पेनिनसुलर एरिया है उसी का पार्ट यहाँ पे आपके मेघालय में भी। ये कैसे हुआ था? बहुत पहले क्या हुआ कि यहाँ जो बांग्लादेश की आप ज़मीन देख रहे हैं, चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो आप बांग्लादेश का ज़मीन देख रहे हैं बीच में, वो क्या वो नीचे धंस गया। जैसे आप जो है अपने फर्स्ट अटैम्प्ट और कई भी 5th अटैम्प्ट के बीच में कई बार धंस जाते हो ना, और बीच में अटैम्प्ट छोड़ देते हो और साल नहीं काम पूरा करते, तो उसी तरह ये जो है बांग्लादेश यहाँ पे धंस गया और उसका कोई स्कोर नहीं है, तो वो नीचे चला गया। नीचे चला गया तो यहाँ पे झारखंड है एक्चुअली,
झारखंड का जो कोना निकला हुआ है यहाँ पे वो है राजमहल हिल्स। राजमहल, ये राजमहल भी इंडियन पेनिनसुला का पार्ट, तो इंडियन पेनिनसुला ऐसे हुआ, राइट, और इसी का पार्ट जो है यहाँ पे बांग्लादेश बीच में धस गया, टूट गया, और इधर क्या रह गया, मेघालय का प्लेटू। तो मेघालय जो है प्लेटू है, गारो खासी जंतिया हिल जो है पेनिनसुलर है, लेकिन बाकी जो ईस्टर्न एरिया आप देख रहे हैं, दैट मीन्स कि ऐसे ऐसे जो पूरा एरिया देख रहे हैं आप, सारे में आपको टर्शियरी क्वाटरनरी सॉइल वगैरह ही दिखेगी। सारा जो है ईस्टर्न हिमालय का रीजन है, पूर्वांचल बोलते हैं उसको। हिमालय का ही एक मतलब नया फॉर्म है, हिमालय का ही मतलब एक सब माउंटेन कह के कह सकते हैं। पूर्वांचल हिल्स हैं, उसमें नागा हिल्स, पटकाई हिल्स, सारे इसी में आती हैं ये एरिया। तो यहाँ के सॉइल जो है जस्ट लाइक अरुणाचल, ये भी टर्शियरी सॉइल होगी ना। सॉइल की बात करें अगर एनसीईआरटी आप देखेंगे तो पूरा ये रेड एंड येलो सॉइल में क्लासीफाई होता है, सॉरी रॉक टर्शियरी सॉइल की बात करें तो रेड एंड येलो में क्लासीफाई होता है ये पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट का। और बाकी मेघालय थोड़ा सा फर्क हो जाएगा क्योंकि मेघालय क्या है, पेनिनसुलर है ना, वो वहाँ पे बीच में बांग्लादेश क्या हो गया, धंस गया। किससे, राजमहल हिल झारखंड और यहाँ पे मेघालय का प्लेटू, उसके बीच में बांग्लादेश क्या हो गया, धंस गया। ठीक, रेड एंड येलो सॉइल मिलेगा एनसीईआरटी के हिसाब से। बाकी अगर आप जब गहन पढ़ाई करने जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा एलुवियल सॉइल मिलेगा क्योंकि ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है, यहाँ माउंटेनियस रहेगा, यहाँ पे ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, उसमें भी सॉइल के टाइप हो जाएंगे तरह तरीके के साइंटिफिक। इतना आपको नहीं जानना है, आपको क्या जानना है, रेड एंड येलो। रेनफॉल यहाँ पे आपके साउथ वेस्ट मानसून से होती है। कैसे होगी साउथ वेस्ट मानसून से, चलिए पहले वाली इमेज देख लीजिए एक बार, है ना, ये देखिए साउथ वेस्ट मानसून ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा वे ऑफ बंगाल से। ठीक है, जब वे ऑफ बंगाल से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, राइट, तो सारी बारिश साउथ वेस्ट मानसून से होकर आएगी। डन। अच्छा, एग्रीकल्चर कैसी होती है, देखिए एग्रीकल्चर आप खुद समझिए। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा हल्का सा प्लेन एरिया, इट इज जस्ट अराउंड 8 to 9% ऑफ द एंटायर ज्योग्राफी ऑफ नागालैंड। इसमें हल्के से एरिया में थोड़ा सा प्लेन मिलता है क्योंकि इधर ब्रह्मपुत्र है, असम की वैली है, तो थोड़ा सा जैसे आपके अरुणाचल प्रदेश का नहीं आ रहा था, अरुणाचल प्रदेश का जब हमने मैप बनाया था तो हमने क्या बताया था कि ये एरिया में जो है वैली के कारण यहाँ पे अलुवियल सॉइल होती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी होगा, बट ओनली 8 to 9%। उसके अलावा पूरे एरिया जो है ना पहाड़ी एरिया, तो थोड़ी सी एग्रीकल्चर यहाँ पे होगी नॉर्मल, राइस वगैरह उगाया जाएगा, लेकिन बाकी पूरा पहाड़ी भरा पड़ा है। पहाड़ जहाँ भी है पूरा अंडुलेटिंग है, पूरा है ना, ऊपर नीचे चलता रहेगा, पूरा नागालैंड ऐसा बना हुआ। आप ये इमेज को बड़ा करके देख लीजिएगा, आपको देखकर पता चलेगा टेरेस फार्मिंग होती है, और चूंकि जंगल है तो झूम फार्मिंग होती है। मतलब पूरे का 70 to 80, अच्छा ओवरऑल जब अगर बात करें तो यहाँ के लोग सारे लगभग एग्रीकल्चर करते हैं 80% के आसपास। उसमें भी अगर राइस कल्टीवेशन की बात करें तो एकदम मेजर है 70 to 80%। बाकी छोटे छोटे पोटैटो, ओनियन सब कुछ वहाँ पे उगाया जा रहा है, जैक फ्रूट सब कुछ ट्राई किया जा रहा है धीरे धीरे, और काफ़ी कुछ सक्सेसफुल हो भी रहा है ना। तरह तरह के एग्रीकल्चर के तरीके होते हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो टेरेस फार्मिंग चल रही है हर जगह, है ना। तो टेरेस फार्मिंग और झूम कल्टीवेशन क्यों, क्योंकि अब खेती की ज़मीन नहीं है, सारे तो फॉरेस्ट पड़े हैं, तो उसको जो जला के उपजाऊ बनाते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं, और प्राचीन ट्राइबल कल्चर भी है। यहाँ पे अगर पहाड़ियों की बात करें रेंज की, तो ये देखिए सारी जो है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ रहेंगी। यहाँ पे नीचे एक बरेल रेंज है, ये इसकी जो हाइट है कम रहेगी, है ना, बरेल रेंज। जैसे जैसे आप इधर होते जाएंगे जो, तो आप जितना जो डार्क पार्ट देख रहे हैं ना वो ऊंचाई पे है, याद रखिएगा, डार्क पार्ट जितना देख रहे हैं ऊंचाई पे है। तो पूर्वांचल के ही सारे हिल्स हैं। नीचे शुरू करते हैं तो यहाँ पे है बराली रेंज, राइट, छोटा सा पार्ट आएगा बराली रेंज। उसके बाद नागा हिल्स, ये मेजर पोर्शन लेंगे नागालैंड में, और नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश से एडजॉइनिंग करते हुए, म्यांमार से एडजॉइनिंग करते हुए ये एरिया जो है पटकाई भूमि है, पटकाई हिल्स। अब आपको यहाँ पे बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना, पूर्वांचल जो है हिमालय का ही सब माउंटेन टाइप का है, और उसी का पार्ट है ये नागा हिल, पटकाई बूम सारे। ठीक है, ऐसे चल रहा है ये। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो नागा हिल्स हैं उसमें आपके नागालैंड का सबसे बड़ा पीक है, और वो पीक है बिल्कुल म्यांमार के बॉर्डर पे। यहाँ पे 3800-3500 के आसपास, 3000 से 4000 के बीच में इसकी एल्टीट्यूड है ना, 3800 मीटर होगा प्रोबेबली, देख लीजिएगा, देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपके जो 3500 के आसपास मान के आप एवरेज चल लीजिए, 3500 मीटर के आसपास, एकदम बॉर्डर पे, राइट। अब एकदम बॉर्डर पे तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा आप बताइए, दिखाऊं, किफायर डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए
यहाँ पे सिचुएटेड है वो माउंटेन, एकदम बॉर्डर पे। तो किफायर डिस्ट्रिक्ट में आता है नागालैंड का सबसे ऊंचा पीक। आपको लग रहा हो कि क्या पढ़ा रहे हैं, आपको पता चलेगा, यूपीएससी ने डायरेक्ट मैचिंग क्वेश्चन पूछा है इससे। मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब नॉर्थ ईस्ट करा दूंगा पूरा तो फिर एक अलग से उसका लेक्चर आएगा। तो इस पीक का नाम है सरामती पीक। सरामती पीक नागालैंड का हाईएस्ट प्लेस, हाईएस्ट माउंटेन, और ये कहाँ पे है, किफायर डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल नागालैंड और म्यांमार के बॉर्डर पे। देखिए जैसे जैसे डार्कनेस बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, तो इधर जो है लोअर माउंटेन हो गए, इधर मिडिल माउंटेन हो गए, और इधर जो है हाई माउंटेन्स हो गए, है ना। और इसी पे नेक्स्ट स्लाइड बेस्ड है, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। इसमें मैंने पूरा क्लासीफाई कर दिया। ये थोड़ा सा प्लेन रीजन है, बहुत पतला सा स्ट्रिप है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। दूसरा जो आप देख रहे हैं ये वाला फूट हिल्स ऑफ द वेस्ट, ये फूट हिल्स हैं, नीचे नीचे की पहाड़ियाँ हैं, वेस्टर्न साइड पड़ेगा नागालैंड के लिए। ये लोअर माउंटेन्स, वो बीच में जो बीच का जो एरिया है मिडिल में, तो उसको लोअर माउंटेन बोल रहे हैं। और इधर हाई माउंटेन चलेगा नागा हिल्स के ही, है ना, उसी में सरामती पीक हो गई, राइट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बताइए, किफायर डिस्ट्रिक्ट में। तो वेस्टर्न फुट हिल ये वाला, मिडिल लो माउंटेन्स ये वाले जो बीच के हैं, और ईस्टर्न हाई माउंटेन। तो ये टोपोग्राफी से आप बहुत अच्छे से इसको समझ भी सकते हैं। यही रीजन हो गए नागालैंड के, इससे ज़्यादा रीजन आपको नहीं जानने हैं। 1 सेकेंड। चलिए अब यहाँ की रिवर की बात करें। पहले तो ये बता दूं कि रिवर यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, छोटी छोटी रिवर है, बट आपको जाननी है 2-3 बता दे रहा हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो धानसिरी रिवर है। धानसिरी रिवर समहाउ इस एरिया से निकलती है, साउथ नागालैंड के एरिया से, दीमापुर में बहती है, ये याद रख लीजिएगा। धानसिरी रिवर बड़े जोर शोर से ऊपर होके जाके ये आसाम में मिल जाती है ना, काजीरंगा के पास, ब्रह्मपुत्र से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि ये भी क्या हुआ, वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो गया, तो इंडिया के ब्रह्मपुत्र में जाके मिल गया, यहाँ से निकला। दोयांग रिवर जो है इसी आपके कोहिमा वगैरह के आसपास निकलती है, कुछ लोग बोलते हैं मणिपुर से निकलती है, जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपके इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे ना आपको दिख नहीं रहा होगा दोयांग डैम बना हुआ, और ये वोखा नाम का जो जिला बताया था आपको, वोखा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे बना हुआ। वोखा डिस्ट्रिक्ट में दोयांग नाम का डैम है, और ये रिवर भी जाके धानसिरी में मिलके जाके फिर वो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ये हो गया। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज दीखू, ये भी ब्रह्मपुत्र में ऐसे जाके मिल जाती है। 2 जिलों में ये बहती है मेनली, एक तो है मोकोंगचू करके और दूसरा क्या है लिंगलिंग करके, है ना। ये 2 जिलों में, मोकोगचुंग और दूसरा लोंगियंग, ऐसे करके जो है दीखू जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। ये आपकी जो धानसिरी ऐसे जाएगी, और यहाँ से दूसरा जो क्या है दोयांग जाएगा। दोयांग पे यहाँ पे डैम बना हुआ है, और वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, एक ही डैम है जो कंसिडरेबल है आपके नागालैंड में, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी है। सो वी आर डन विद दिस पार्ट ऑल्सो, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक रिवर जो है ना यहाँ से निकलती है नागालैंड के सेंट्रल एरिया से, जो हेम्बो नाम की जगह से, फेक डिस्ट्रिक्ट वगैरह से होके, जो फेंका के पानी जो इसका कहाँ चला जाता है, म्यांमार में। म्यांमार में जाके इरावदी रिवर में मिल जाती है। इरावदी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वहाँ जाके उसमें मिल जाती है। तो हमारे इंडिया ने भी, हमने क्या दिया है आपके म्यांमार को, क्या दिया है, पानी दिया है, ठीक, ओके। तो अब हम जो है इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। मुझे छोटे छोटे वीडियो बनाने में मज़ा आता है। व्हाट आई विल डू नाउ, जो इसका वाइल्ड लाइफ है और जो आर्ट एंड कल्चर है और जो इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, है ना। तब तक आप ही सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी बनाए रखिए। वायरस बहुत ज़्यादा है। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।